हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइटी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चा, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 पार्ट नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए आपका चैप्टर नंबर 3 है। आइए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से वन बाय वन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या बेस्ट अप्रोच रहेगी, सब कुछ इसी एक शानदार सी क्लास में सीखेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर है आपका 3 एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज आपकी है 3.1। आपको क्वेश्चन कौन सा करना है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा और क्वेश्चन नंबर 5 को इस क्लास में बेसिकली कंप्लीट कराया जाएगा। वन बाय वन कंसेप्ट लिखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब कि लीनियर इक्वेशंस आपके कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, और अगर कंसिस्टेंट आते हैं तो आपको सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली मेथड से। पहला सवाल आपका बहुत शानदार है, बहुत तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले पॉइंट इसमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको इक्वेशंस को लिखना है, इनको इक्वेशंस जैसी बनानी है। तो इक्वेशंस बनाएंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 5 है, लेफ्ट हैंड में जाएगा -5 हो जाएगा, तो -5 इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन हम बोल लेंगे। ऐसे ही 2x प्लस 2y -10 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कौन सी आपकी बच्चा फर्स्ट इक्वेशन हो गई? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो इसको बच्चा सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करना है। कंपेयर किसके साथ करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। क्या होती है? ये होती है बच्चा आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ये होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ये आपकी क्या होती है? ये होती है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ a आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आप कहोगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a आपका 0 के इक्वल नहीं है। अब आप देखो, यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता चल गया, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस इसके साथ भैया विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, विद स्टैंडर्ड, या फिर इसको लिख दो सीधे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? क्योंकि यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस को लिखना है, तो फर्स्ट को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 लिखेंगे, और सेकंड को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिखेंगे। फर्स्ट को लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ध्यान ये रखना, ये क्या बच्चा है आपकी? ये आपको बहुत अच्छे से लिखना है, और इसमें ये भी आपको बताना है ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 और a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। बहुत तरीके से आपको लिखना है। अब देखो, इतना लिखने के बाद आप कंपेयर करेंगे। जब इसको कंपेयर करेंगे तो a1 आपका क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से a1 मतलब क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। कहने का मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है। भैया कैसे जानेंगे हम? तो सपोज आपके पास एक इक्वेशन है सपोज आपके पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन है। दूसरी सपोज आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y
-2 = 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। हम कहें कि भैया फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे 3 है, जिसको हम a1 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जिसको हम a1 बोल रहे हैं। ऐसे ही बात करें कि फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, डेट इज़ 4, और ये हमारा b1 इसको हम बोल रहे हैं। ऐसे ही अगर c1 निकालें तो c1 क्या हो जाएगा भैया? c1 हो जाएगा आपका कांस्टेंट नंबर। c1 क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट नंबर। और ध्यान ये रखना है कि कोई भी आप चाहे कोफिशिएंट लें या फिर कोई कांस्टेंट नंबर लें, आपको साइन के साथ लेना है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में a2x b2y c2 कर लेंगे, क्योंकि दो इक्वेशन है, अलग अलग कोफिशिएंट के नाम देने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में a1x + b1y + c1 = 0, वैसे ही सेकंड में आप बोल देंगे कि a2x + b2y + c2 = 0। बहुत शानदार तरीके से इसको हम बोल देंगे। क्या बोल देंगे कि a2 भैया हो जाएगा आपका, a2 हो जाएगा आपका 2, b2 आपका कितना हो जाएगा? b2 आपका हो जाएगा 3, क्योंकि साइन पॉजिटिव है। जब भी साइन पॉजिटिव होता है तो हम कोई फिक्र ही नहीं करते लगाने की। c1 क्या हो जाएगा आपका? c1 आप देखो यहाँ से आपका -2 आ जाएगा। ये बच्चा आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है समझना। क्या कि बच्चा ये a1 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। b1 क्या है और c1 क्या है, बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें डिस्टर्ब हुए, आपने एक साइन तक कहीं पे मिस कर दिया, तो आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर डिफरेंट आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में a2 को भी ध्यान से लिखेंगे, b2 को भी ध्यान से लिखेंगे और c2 के। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन है a1 है। a1 क्या है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? x का कोफिशिएंट डेट इज़ 1। बच्चा जहाँ पे कोई भी नंबर ना लिखा हो वहाँ पे आपको 1 लिखा मिलता है, गुणा में, मल्टीप्लाई में 1 लिखा मिलता है। बात करें b1 की, b1 भैया क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ मल्टीप्लाई में y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? डेट इज़ आल्सो 1। और अगर c1 की बात करें तो c1 आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट, अर्थात नंबर, और नंबर क्या लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका -5। इसको बहुत अच्छे से डिब्बे में बंद कर देंगे। ऐसे ही हम निकालेंगे a2। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे हम a2 भैया। a2 आपका क्या हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन में x के साथ मल्टीप्लाई में 2। b2 क्या हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन में y के साथ मल्टीप्लाई में 2। अब फिर देखेंगे c2 क्या हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन में भैया कांस्टेंट टर्म -10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकल आया। अब देखो यहाँ से एक चीज़, क्या जब आप इसको लिखेंगे अच्छे से, जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ से देखो कि a1/a2 भैया कितना निकल के आ गया? ये आ गया a1 1 है, a2 आपका 2 है। ऐसे ही आपका b1/b2 कितना निकल के आ गया? ये आ जाएगा आपका b1 1 है और b2 आपका 2 है। ऐसे ही c1/c2 निकालते हैं तो c1 आपका -5 निकलेगा, c2 आपका -10 निकलेगा। ये हो जाएगा आपका 1/2 जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा कि a1 b1 और c1 निकल के आ गया और तीनों सेम आ गए। लिखेंगे क्या? लिखेंगे सिंस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। जब बच्चा आपके तीनों सेम आ गए, इसका मतलब क्या है कि आपका पेयर कैसा है? कोइंसिडेंट लाइंस का पेयर हो जाएगा। और आपके कोइंसिडेंट में आपके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब लिखेंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देयरफॉर द पेयर ऑफ linear equations are coincident pair of linear equation does इसलिए they have भैया जब भी लाइंस आपकी कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, पेयर आपका कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, तो आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो लिखेंगे दे हैव इनफाइनाइट
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्या हो जाएगा? दस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट पेज पे क्या लिखेंगे? हेंस हेंस द पेयर ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर consistent pair of linear equations, consistent pair of linear equations। एक चीज प्यारे बच्चा याद रखना, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? आइए समझते हैं। जब भी बात करेगा कंसिस्टेंट की, ठीक है, जब भी बात करेगा आपको दो टर्म पढ़नी है। एक पढ़नी है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और एक पढ़ना है इनकंसिस्टेंट। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्या कि जब भी बच्चा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेगा और जब भी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेगा तो सिंपल सा डिफरेंस है। क्या है कि जब भी कंसिस्टेंट कहे तो आप ये समझना कि या तो लाइंस आपकी कोइंसिडेंट होंगी या तो लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा? या तो भैया कोइंसिडेंट होगा और या तो आपका इंटरसेक्टिंग होगा। लेकिन इनकंसिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इनकंसिस्टेंट का मतलब हो जाता है आपका कि लाइंस आपकी कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। लाइंस आपकी कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। बच्चा ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इंटरसेक्टिंग कब होता है, कोइंसिडेंट कब होता है। तो आप क्वेश्चन ने क्या बोला था कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट आता है तो आपको सॉल्यूशन को ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना है। तो अब तो भैया मेरा कैसा आ गया? अब तो कंसिस्टेंट आ गया। जब कंसिस्टेंट आ गया तो इसको हम ग्राफ से सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको ग्राफ से सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी? फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल 5। आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस, ओ सॉरी कलर कैसे चलने लग गया, हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहां से x इज इक्वल आपका कितना निकलेगा? 5 माइनस वाई। अब देखो क्या करना है हमें, बेसिकली करना क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन से, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है? ये है x, ओ सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है बच्चा? फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसकी हेल्प से आपको दो पॉइंट निकालने हैं। मतलब कि x की वैल्यू कुछ पुट करोगे, y की निकल आएगी, एक पॉइंट ये हो जाएगा। दोबारा x को एक अलग वैल्यू पुट कर देना, y की कुछ अलग वैल्यू निकलेगी, वो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही आपको सपोज निकाल लेते हैं। सबसे पहले सपोज ये हमने एक टेबल बना लिया आपके लिए, बहुत शानदार सी। एक ये लाइन खींच दी, एक ये लाइन खींच दी, एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये आपकी एक टेबल बन गई। अब यहाँ टेबल में आप एक चीज़ देखो कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करे कि x की एक ऐसी वैल्यू मिले जो कि फ्रैक्शनल ना हो। तो बच्चा आप कहेंगे कि भैया अगर y की 0 पुट कर लो, y की अगर 0 पुट कर लो तो x की कितनी आ जाएगी? x की 5 आ जाएगी, क्योंकि 5 माइनस 0 आपका 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम कहें कि भैया आप क्या करो, आप y की वैल्यू को 2 पुट कर लो, y की वैल्यू को 2 पुट कर लो तो आपका x कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2 डेट इज 3। अब ऐसे ही आपको सेकंड इक्वेशन को लेना है। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है? सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y बराबर 10। सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। तो बेसिकली आपको एक इक्वेशन मिल गई जो कि x फॉर्मेट में है, x की वैल्यू के फॉर्मेट में है। अब देखो, अब फिर से एक टेबल आप ड्रा कर लो यहाँ पे, सिंपल सी,
और टेबल ड्रा करने के बाद आप फिर से ऐसी वैल्यू पुट करो कि भैया लाइन आपकी कैसी होनी चाहिए, ओवरलैपिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि x और y की ऐसी वैल्यू पुट करें कि हमें लगभग सेम वैल्यू मिले, ऐसी वैल्यू मिले कि वो ओवरलैप करें, ठीक है, ऐसी वैल्यू मिले कि वो ओवरलैप करें बेसिकली। तो यहाँ से अगर हम y की अगेंस्ट 0 रख रहे हैं, y की अगेंस्ट 0 रख रहे हैं, तो आपको x कितनी मिलेगी 10/2 डेट इज़ 5। और अगर हम y की अगेन 2 पुट करें, इसमें भी अगर हम y की 2 पुट करें तो 2 2 ज़ा 4, 10 से 4 जाएगा 6, 6/2 डेट इज़ 3 आ जाएगा। आपका सेम वैल्यू मिलेंगी क्योंकि सेम इक्वेशंस हैं। जब आप इसमें 2 कॉमन लोगे आप, तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि लगभग इक्वेशन आपकी सेम है, बिल्कुल सेम सी इक्वेशन है। आप जब कॉमन लोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो आपके ये 2 पॉइंट आ गए। अब इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब देखो इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है, देखते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से देखो ये, ठीक है, एक चीज़ आप अच्छी यहाँ से ये देखो क्या कि x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की 5, y की 0, ये पॉइंट होगा आपका। देख पा रहे हैं ना आप कि ये पॉइंट, ये मेरा जो पॉइंट चल रहा है इधर देखेंगे आप कि ये हो जाएगा 5, 0। यहाँ पे ये देखो पॉइंट आप कि 5, 0। ऐसे ही अगर मैं दूसरा पॉइंट पुट करूँ 2, 3, बेसिकली y2 है आपका, x3 है, तो y2 और x3 आपका ये पॉइंट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये जो पॉइंट हमने अभी ड्रॉ किया है बाद में, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका। और इससे मिला के हम एक सिंपल सी लाइन खींच देंगे, एक सिंपल सी इधर लाइन ड्रॉ कर देंगे हल्की सी, हाँ ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ से आप कि दूसरी एक लाइन ले लो, दूसरा वाली इक्वेशन से सॉल्व करो आप। तो दूसरे में x और y की वैल्यू क्या निकल के आई, y0 x5, सेम पॉइंट हो जाएगा, ये एग्जैक्ट सेम पॉइंट हो जाएगा। तो इसको कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट कलर चेंज हो गया। ये मतलब दो ओवरलैप कर रहे हैं पॉइंट, और ये भी 2, 3 ये भी ओवरलैप कर रहा है। तो इस पर जो लाइन हम ड्रा करेंगे, जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो भी भैया तो ओवरलैप करेगी ना, ये भी आपकी ओवरलैप करेगी। इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। जैसे आपके यही 2 सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है, एक 5, 0, एक 3, 2, ऐसे करके हमारे बहुत से सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशंस आर, लिखेंगे सॉल्यूशंस आर 5, 0 एंड 3, 2, और बहुत सारे आ सकते हैं ETC। ये बच्चा आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बच्चा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे, थोड़ा सा स्पीड देने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, ये आपका बेसिक्स है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, उसके बाद के क्वेश्चंस आप कर लेना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कराते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे x - y = 8 है, माइन इधर आएगा, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव हो जाएगा, = 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन 3x - 3y = 16 है, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका -16 = 0। ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। अब अच्छा देखो कि आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या मिली, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब एक चीज़ यहाँ आप क्या देखो, अच्छी चीज़ ये है कि इसमें केस आपका पैरेलल का बनेगा, और जब पैरेलल का बनेगा तो बच्चा ग्राफ से सॉल्व ही नहीं करना, थोड़ा सा इजी सवाल है ये। आइए करते हैं बहुत प्यार से। इसको कंपेयरिंग करेंगे किसके साथ, कंपेयरिंग, ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस with a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 and a2x plus b2y plus c2 बराबर 0।
बच्चा ये बात आप बहुत प्यार से समझेंगे और बहुत प्यार से आप इसको नोट करेंगे। आप समझो यहाँ से क्या कि आपको ये वैल्यू मिल गई x और y के लिए, ठीक है। आपको ये एक फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a1 आपका कितना निकलेगा, यहाँ से आपका a1 कितना निकलेगा, यहाँ से आपका a1 निकलेगा 1, a2 क्या b1 क्या निकलेगा, यहाँ से आपका b1 क्या निकलेगा। b1 मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, डेट इज -1। c1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर क्या लिखा हुआ है, डेट इज -8। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में a2 बोलते हैं। a2 क्या निकलेगा, मतलब x का कॉफिशिएंट क्या होगा, डेट इज 3। b2 क्या होगा, मतलब y का कॉफिशिएंट, डेट इज -3। और c2 क्या हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट नंबर, डेट इज -16। अब ये आपको पॉइंट आपने लिख लिए। अब इस पॉइंट देखने के बाद आप यहाँ से a1/a2 फॉर्म में लिखो। तो a1/a2 यहाँ से आपको कितना मिलेगा, a1 है 1, a2 है आपका 3। ऐसे ही b1/b2 लिखोगे आप। b1 आपका कितना है -1, b2 आपका कितना है -3। तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में है, कैंसल आउट हो जाएगा। c1/c2 आपका कितना निकलेगा, c1 आपका निकलेगा -8 और आपका c2 निकलेगा -16। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और 8 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4। इसको यहाँ पे लिखेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब देखो a1/a2 1/3 आया है, b1/b2 1/3 आया है, c1/c2 1/2 आया। कहने का मतलब है सिंस a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट c1/c2 इक्वल नहीं है। ये बच्चा आपको लिखना है बहुत प्यार से। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं बट आपको गलती नहीं करनी है, आपको गलती ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से लिखनी है। अब आप देखो यहाँ से क्या कि a1/a2 b1/b2 तो बराबर हैं बट c1/c2 बराबर नहीं है। जब भी ऐसा हो कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के बट c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो अभी हमने क्या बताया था कि भैया लाइंस आपकी कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। और जब भी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कहने का मतलब है कि नो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आप लिखेंगे आप यहाँ से लिखेंगे क्या कि देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल and does have no solution. Hence the pair of linear equations are inconsistent। ऐसे बच्चे आपको बहुत प्यार से, बहुत शानदार तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है। ऐसे ही ये लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से लिखनी है बच्चा, क्योंकि आपको लैंग्वेज के मार्क्स भी मिलेंगे। क्योंकि आप जब तक अच्छे से लैंग्वेज नोट नहीं करोगे, जब तक आप अच्छे से लैंग्वेज नहीं लिखोगे, तब तक आपको अच्छे मार्क्स गेन नहीं हो पाएंगे बच्चे, ठीक है। हाँ, ओ सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है, अब ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए कर लेना, क्योंकि बच्चा आप एक चीज़ याद रखना हमेशा
मेरे कराने से, मेरे सभी के सभी कराने से सवाल आपके नंबर कभी नहीं आ सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं 100 के 100 सवाल करा दूं और अगर आप 100 के 100 में से 100 के 50 भी तक आप अगर नहीं करते हैं आप अपने मन से, तो आप कभी भी सवाल को करने के लिए बेस्ट अप्रोच ढूंढ नहीं पाएंगे, फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप अच्छे होते जाओगे, उतने ही आप बेटर होते जाओगे। प्यारे बच्चा, इसको आप होमवर्क के लिए कर लेना, इस सवाल को भी आप होमवर्क के लिए कर लेना। सेम तरीके से करना है, सेम तरीके से करना है आपको। मैं सवाल नंबर 5वां करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। मतलब बात कर रहा है पेरीमीटर की, वो भी कितना हाफ है, किसका है? रेक्टेंगुलर गार्डन का है। सॉरी, ये कुछ ज़्यादा डार्क हो रहा कलर, ठीक है। हाँ, रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। अब देखो, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। यहां से देखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। बच्चा यहां पे एक चीज आप देखो, क्या बहुत अच्छी चीज ये कि आपको उसने पूछा है, कहा है भैया डायमेंशन आपको निकालनी है, और उसने दिया क्या है? बोल रहा है कि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है। किससे? इसकी चौड़ाई से, इसकी विथ से। विथ मतलब होता है बच्चा चौड़ाई। सपोज आपका ये कोई रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें आपकी ये होती है आपकी लेंथ और ये होती है बच्चा आपकी विथ। ये बात आप बच्चा ध्यान रखना बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना कि लेंथ क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विथ हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36। मतलब चौड़ाई से लंबाई 4 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? की पॉइंट यहाँ पे क्या पकड़ेंगे कि भैया चौड़ाई को ही हम, विथ को ही हम x मानेंगे। तो लिखेंगे लेट द विथ ऑफ द गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन भी लिख सकते हैं, गार्डन भी लिख सकते हैं, गार्डन इज x, ठीक है। x मीटर बोल सकते हैं, x यूनिट, क्योंकि मीटर में है, यूनिट आपकी मीटर है, तो इसलिए आप बोलेंगे मीटर। यू का इससे लिखो मीटर, हाँ ठीक है। आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इट्स विथ इज हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, लेंथ आपकी कितनी है? तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ द गार्डन, वो कितनी हो जाएगी आपकी? x प्लस 4। क्वेश्चन बोल रहा है कि पेरीमीटर आपका कितना है? वो है 30, हाफ ऑफ द पेरीमीटर है 36 आपका। सबसे पहले एक अच्छी चीज़ क्या देखो आप कि पेरीमीटर बच्चा क्या होता है, ये चीज़ आप थोड़ा सा सीखो। पेरीमीटर का बेसिकली मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की। सपोज ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये सपोज आपका रेक्टेंगल हो गया। कहाँ से फिल होगा? इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, किससे फिल होगा भाई? हाँ, इससे, ठीक है। सपोज आपका ये रेक्टेंगल है, आप यहां से देखो एक अच्छी चीज क्या कि इस रेक्टेंगल के लिए भाई ये लेंथ हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये भी आपकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी विड्थ हो जाएगी और ये भी आपकी विड्थ हो जाएगी। आप यहाँ देखो एक चीज़ क्या कि ये आपकी विड्थ हो गई, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी विड्थ हो गई, ये आपकी लेंथ हो गई। यहाँ से क्या समझे कि आपको 2 लेंथ्स मिली हैं यहाँ पे और 2 आपकी विड्थ मिली हैं। कहने का मतलब है कि अगर 2 कॉमन ले लें तो लेंथ प्लस विड्थ हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका पेरीमीटर के लिए। किसके लिए हो गया? पेरीमीटर। और जब भी हम इसके हाफ की बात करेंगे तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेंथ प्लस विड्थ आपकी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपकी लेंथ है x प्लस 4
और आपकी विथ है x। ये है कितनी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 36, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला क्या निकाला, अभी हमने फॉर्मूला निकाला भैया कि हाफ ऑफ पेरीमीटर के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ प्लस विथ। और लेंथ प्लस विथ हमने क्या मानी थी इस क्वेश्चन में, हमने क्या मानी थी, हमने मानी थी x। लेंथ प्लस विथ हमने क्या मानी थी, x प्लस 4 लेंथ मानी थी और x को ब्रेथ माना था, चौड़ाई मानी थी। तो लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा आपका 36, जो कि आपके हाफ ऑफ द पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, सॉरी ये आपका हो जाएगा 2x, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस 4 इक्वल टू 36। 4 लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव है, राइट हैंड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4। 2x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 32, x इज इक्वल टू 32 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल 32 अपॉन 2। अगर इसको और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 16। बच्चा आप देखो यहाँ से कि हमने माना किसको था, हमने माना था 16x, किसको माना था, हमने माना था विथ को, मतलब चौड़ाई को हमने माना था। यहाँ से लिखेंगे हैंस विथ ऑफ द गार्डन माना था x और वो बराबर आ गई है आपके 16 के। ठीक है, आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आपकी लेंथ ऑफ द गार्डन कितनी हो जाएगी, ये आपने माना था x प्लस 4, x है आपकी बच्चा 16 प्लस 4, ये हो जाएगी आपकी 20। ये आपकी कितनी हो जाएगी बच्चा, ये हो जाएगी आपकी 20। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है, आपकी ये आ गई है लेंथ और ये आ चुकी है आपकी ब्रेथ, मतलब लेंथ आपकी हो जाएगी 20 और ब्रेथ हो जाएगी आपकी 16। आई होप ये शानदार सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर ये क्लास आपको समझ आई है, पसंद आई है, तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।